Hi everyone. This is once again we have come up with the second part of tracing changes through 1000 years. ये क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर रहेगा. ये क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर रहेगा. तो इस वाले चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. आफ्टर दी पर्शियन व्हील एंड दी स्पिनिंग व्हील के आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे. तो हम देखते हैं भाई, अब हमारी कंट्री इंडिया में ये जो मिडिवल टाइम पीरियड है, मिडिवल टाइम पीरियड जो है, इस समय हमारी कंट्री इंडिया में ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें कैसे मिली हैं. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कैसे हमें इस मिडिवल टाइम ड्यूरेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन गाइस तुम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. वैसे तुम लोग अपनी कॉपीज में हेडिंग डाल लो या फिर आप जहाँ पे देख रहे हो तो सुनते रहो कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में अब हम लोग हमारे एंशंट में नहीं है. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हम आ गए ये वो वाला टाइम है जब हमारी कंट्री इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास राइटिंग एबिलिटीज कुछ ना कुछ पेजेस आ चुकी थे. मतलब पेज इन्वेंशन ऑफ पेज का डिस्कवरी हो चुकी है. तो अब जो है ना वो हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है. एक सोर्स है जिसे हम कहेंगे लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा जिसे हम कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अब जरा समझते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. भाई ये वही है, क्योंकि ये मिडिवल हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहला सोर्स है. तो लिटरेरी सोर्सेज में मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली हमें ये समझ में आ रहा है लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये वो वाले इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें हर एक चीज रिटर्न में अवेलेबल होगी, हमें रिटर्न में अवेलेबल होगी. तो लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज आती है जिसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. तो पहला आता है जिसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. अब ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन और टाइप्ड रिकॉर्ड, है ना. हैंड रिटन और टाइप्ड रिकॉर्ड जो है उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. तो उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग अ पर्सन हु मेड हैंड रिटन कॉपीज. इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब प्रिंटिंग की डिस्कवरी या प्रिंटिंग नहीं होती थी, मतलब प्रिंटिंग जो मशीन्स होती है ना उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो उससे पहले एक बंदा रहता था, उस चीज को कॉपीज बनाया करता था. उसे हम कहते हैं स्क्राइब, SCRIB, स्क्राइब. तो स्क्राइब का क्या काम होता था? उसी चीज को एक बार जो कॉपी बन गई उसको बार बार लिखते रहना, बार बार करते रहना. तो अब जरा ध्यान दो, फिर अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो ये लगाएंगे कि यार जो स्क्राइब्स होते होंगे, हो सकता है उन्हें कोई वर्ड्स, कोई लाइन, कोई पेजेस उन्हें समझ में नहीं आते, तो वो अपने मन से लिख देते होंगे. तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री में फिर से थोड़े बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्राइब्स. और आगे बढ़ते हैं. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे इनके जो बॉर्डर्स होते थे, ऐसा मतलब एक पेज हो गया, उनकी बॉर्डर्स पे जैसे तुम लोग भी अपनी कॉपीज में ऐसे डिजाइन्स नहीं बनाते रहते हो, कई बार ऊपर लिख देते हो जय श्री राम, ओम जय श्री गणेश. तो इस तरीके से भाई ये लोग डिजाइन्स बनाया करते थे अपने पेजेस के ऊपर. तो उसे उन लोगों ने एक नया नाम देना शुरू किया, मतलब हिस्टोरियंस ने नाम दिया उसे. वो बोलते हैं इल्यूमिनेटेड, एकदम चमकता हुआ इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स. ये वाली कहानी और एडिशंस होना शुरू हो गई. तो ये सारी की सारी चीजें किसमें कर रहे हैं ये लोग? ये स्क्राइब्स भी ऐड किया करते थे. मेनी स्क्राइब्स यूज मिनिएचर पेंटिंग्स. कई बार तो वो लोग क्या करते थे, इसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स बना देते थे. पेंटिंग्स में उन्हें क्या आएगा, हो सकता है वो सिर्फ मछली बनाना आता हो. मछली अपन कैसे बना के दिखाएं यार, कुछ इस तरीके से मछली बना लेते होंगे वो लोग, हो सकता रहा. तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स ले आते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स ले आते थे, बॉर्डर्स को इस तरीके से डिजाइन डेकोरेट कर देते थे. कौन? स्क्राइब्स लोग. तो इस तरीके से हमारी कंट्री, हमारे पूरे वर्ल्ड में लिटरेरी सोर्सेज में ये चीज़ें आती हैं. कभी कभी ये लोग लिटरेरी सोर्सेज में एक दूसरा पार्ट आता है इस लिटरेरी सोर्सेज में. मैन्युस्क्रिप्ट के बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी. अब जरा समझना हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है. हिस्टोरियोग्राफी को वैसे हम चाहे ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है सिर्फ और सिर्फ बायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी ये वो वाला हो गया जो हमने हमारे हाथ से खुद अपने बारे में लिखा हुआ है ना, रिटन बाय द पर्सन ऑन हिमसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी ये हो गई.
और बायोग्राफी उसकी खुद की लाइफ के बारे में किसी और ने लिखा हो। तो हिस्टोरियोग्राफी को मुझे अगर डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? द बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल वर्क ऑन स्पेशलाइज्ड टॉपिक। हिस्टोरियोग्राफी को मुझे डिस्क्राइब करना है, स्पेशलाइज्ड टॉपिक है ये। हिस्टोरियोग्राफी जो है वो स्पेशलाइज्ड टॉपिक की स्पेशलाइज्ड टॉपिक के ऊपर बना है, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरियोग्राफी में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है वो अकबरनामा आता है। अकबरनामा लिखी किसने है? ये अब्दुल फजल नाम का एक बंदा है, उसने लिखी थी हिस्टोरियोग्राफी में। अकबरनामा यहाँ लिख देते हैं अपन, अकबरनामा है ना, अकबरनामा बाय अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ये एक हिस्टोरियोग्राफी है, अब्दुल फजल। अबुल फजल भी इसका नाम आएगा कई कई जगह, जो नाम में हमें कोई वो परेशान नहीं होना चाहिए। अकबरनामा, फिर उसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं किताब और रहला बाय इब्न बतूता। ये दोनों हिस्टोरियोग्राफीज हैं। अब जरा अपन देखते हैं ये ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज। तो ऑटोबायोग्राफीज और जो बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज हैं, इनके हमें कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो ऑटोबायोग्राफी में एक सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी आती है फिरोज शाह तुगलक की। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी, मतलब उसने खुद लिखी है, तो उसका नाम उसने दिया फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में भी आते रहते हैं ऑटोबायोग्राफी में। ऑटोबायोग्राफी में ही एक और बंदा है, ऑटोबायोग्राफी में एक और बंदा है, इसका नाम है बाबरनामा। तो भाई अगर आप लॉजिक लगा रहे हो बाबर ने लिखी, तो बिल्कुल सही बात है। बाबरनामा ने अपनी खुद, बाबरनामा जो है बुक है वो उसने बाबर ने खुद लिखी है। बाबर का वैसे एक्चुअल में पूरा नाम जो था वो जहीरुद्दीन बाबर था। तो बाबरनामा जो थी उसने ना तो कोई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू किसी भाषा में नहीं लिखी। उसने इस बार जो बाबरनामा बुक लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, उसने लिखा है चगताई टर्क। ये तो हमारे लिए नॉलेज दे रहा है अपन, चगताई टर्किश एक लैंग्वेज है, उसमें उसने लिखी थी। तो ये है बाबर की। सेम इसी लाइन में तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी जो बुक है, ऑफ कोर्स तुम सही दिमाग लगा रहे हो कि जहांगीर ने लिखी है। तो भाई ये वाली बात है। अच्छा, इसी चीज में अगर तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, बाबरनामा, फिरोज शाह तुगलक, एक और बुक है जिसका नाम है भाई, जिसका नाम है हुमायूं नामा। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हुमायूं नामा नाम की जो बुक है, हुमायूं नामा नाम की जो बुक है वो हुमायूं ने लिखी होगी, बट भैया इस बार ये है बायोग्राफीज। हुमायूं नामा जो है उसकी कोई बोलता है इसके स्टेप सिस्टर है उसकी, या फिर उसकी सौतेली बहन है, या फिर उसकी वाइफ है। इनका नाम है गुलबदन बेगम। उन्होंने लिखे ये हुमायूं नामा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और अकबरनामा तो अपन ने तुम्हें बता ही दिया यहाँ पे। तो ये है हमारे पास कुछ ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफी जो कि हिस्टोरियोग्राफी के अंदर आती है, जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। और ये सब क्या है हमारे? ये सब है हमारे लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक और आता है मैन्युस्क्रिप्ट। हिस्टोरियोग्राफी के बाद एक और आता है जिसे हम कहते हैं थर्ड वाला। मैं कहाँ लिखता हूँ थर्ड वाला? मैं जरा ऊपर लिख रहा हूँ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में, लिटरेरी सोर्सेज में। थर्ड जो है वो है हमारे पास क्रॉनिकल्स। ये है हमारे पास क्रॉनिकल्स। अब ये क्रॉनिकल्स क्या है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सर ये क्रॉनिकल्स ये वो वाली चीज़ें हैं, क्रॉनिकल्स ये वो वाली चीज़ें हैं जिसमें हम डेली डे टू डे बेसिस पे कोर्ट में क्या हो रहा है उसके बारे में चीज़ें लिखता था। कौन लिखता था? जैसे मिनहाज सिराज एक क्रॉनिकलर था, तो वो क्रॉनिकलर है, वो कोर्ट में क्या होता था, अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, तो वो वहाँ पे देखता था कि भाई क्या हुआ आज, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, तो वो वहाँ पे लिखा करता था, उससे बोलते थे क्रॉनिकल्स लिखता था। अच्छा, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं ना, वो कहाँ पे रखे जाते हैं, उसे वो वाला वर्ड तुम देख याद रख लो, उसको कहते हैं आर्काइव। तो हमारे भोपाल में भी एक है नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्काइव्स की, हमारी कंट्री इंडिया का आर्काइव्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर एक बॉडी आती है आर्काइव्स। वहाँ पे हम सारे के सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो वहाँ पे प्रिजर्व्ड है। थर्ड वाला पॉइंट है हमारे पास क्रॉनिकल्स। ये जरा समझते हैं ये क्या है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स क्या है ये? रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स arranged in order of time, arranged in order of time। हर रोज का डेली डे टू डे बेसिस का जो है कोर्ट में, उसके बेसिस पे जो टाइम पे अरेंज किया उसे हम कहते हैं क्रॉनिकल्स।
बेस्ट एग्जाम्पल किसका नाम दिया हमने? बेस्ट एग्जाम्पल नाम दिया इसमें मिनहाज सिराज का। मिनहाज ए सिराज ये एक पर्शियन है। मिनहाज सिराज के साथ भाई और भी कौन है? ये 13वीं सेंचुरी की बात है। एक और बंदा आता है, इसका नाम है भाई जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। ये भी क्रॉनिकलर है। और इसकी क्रॉनिकलर की इसकी जो बुक है उसका नाम है भाई तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। इन लोगों ने ये क्रॉनिकल्स लिखी हुई। ऑफ कोर्स फिरोज शाह के किंगडम में होगा तो उसने वहाँ की वाली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। सेम इसी लाइन में एक और क्रॉनिकलर का नाम होता है जिसने अपनी पूरी कंट्री इंडिया का जो सबसे, जैसे अपन कहते हैं हेवन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स कश्मीर, तो कश्मीर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें मिली है कलहाना के नाम से। कलहाना, कलहाना एक बंदे का नाम है। कलहाना लिख बोल रहे हैं हम, कल जाना नहीं है या कल आना नहीं है। ये जो बंदा है इसने एक बुक लिखी है, इसका नाम है रजत रंगनी। रजत रंगनी, कुछ लोग इसे राज तरंगनी बोलते हैं, कुछ रजत रंगनी बोलते हैं, तुम चाहो तो इसे रजनीगंधा बोल सकते हो, बट है इसका नाम रजत रंगनी। तो कलहाना जो है वो रजत रंगनी नाम की बुक लिखी थी उसने। उसमें क्या लिखा है उसने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो देती है रजत रंगनी। ठीक, इसी और भी इसमें और भी एडिशंस है, जैसे तुजु के मुबारक शाही भाई, याया बिन अहमद सर हिंदी, ऐसी कुछ एक बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो क्रॉनिकल्स के साथ हम और भी चीज़ और भी फोर्थ वाला एक और पॉइंट ऐड करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रैवलॉग्स। तो मैं इन सब चीज़ों को रब करता हूँ। इसको हम कहते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट को हम कहते हैं ट्रैवलॉग्स। TRAVELLAGOUES। अब ये ट्रैवलॉग्स क्या है? ऑफ कोर्स जब कोई ना कोई हमारी कंट्री इंडिया में या फिर कहीं से भी कुछ लोग जो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, तो ये वो लोग थे जो अपने बैठ के उसके बारे में डिटेल्स लिखा करते थे। जैसे दे पर्सन्स लाइक मार्को पोलो, अब्दुल रजाक, ये वो लोग थे जो अपनी कंट्री इंडिया में आए। कहाँ से आए होंगे? हो सकता है इटली से आए होंगे, हो सकता है ये स्पेन से आ रहे थे। मार्को पोलो जो था वो, जैसे एक और इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ है। तो ये लोग जो थे हमारी कंट्री इंडिया में आया करते थे, फिर अपनी पूरी की पूरी बातें लिखा करते थे कि भाई व्हेन दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन किंगडम टू वन प्लेस टू अनदर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे फाउंड, किस तरीके के लोगों से उन्हें मिला, कैसी वो लैंग्वेजेस बोला करते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्हें देखने को मिला करती थी। तो ये थे ट्रैवलॉग्स। ठीक, अब जरा अपन और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट था जिसको हम बोल रहे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को अपन यहाँ लिखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये बी पार्ट है, मतलब सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने पहला देखा है लिटरेरी। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहला पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। तो ऑफ कोर्स भाई मॉन्यूमेंट जैसे तुम्हारे घर के आसपास बना होगा ताजमहल या कुतुब मीनार या फिर रेड फोर्ट, तो उस समय हमारी कंट्री इंडिया में मिडिवल टाइम पीरियड है। मिडिवल टाइम पीरियड में मॉन्यूमेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। तो मॉन्यूमेंट्स कौन से थे? यही वाली बातें होगी, जैसे रेड फोर्ट है, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि कुछ पैलेसेस आ गए महाराजाओं के बारे में, वो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। पैलेसेस वो भी कहाँ के? वो जैसलमेर नाम की जो एक जगह है राजस्थान में, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होती है। तो ये है मॉन्यूमेंट्स। इसी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक और पॉइंट ऐड करते हैं हम, इनको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स जरा समझते हैं। जो लोग कॉइन्स की स्टडी करते हैं ना, उसको हम क्या, उस स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्टमैटिक्स। कॉइन्स की स्टडी करने, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसी में उन्हीं को जो स्टडी करते हैं उनको अपन कहते हैं, उस स्टडी को अपन कहते हैं एपिग्राफी। अब ये है क्या, जरा वो समझते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस तो भैया वो होगा जैसे कि कोई भी एक पत्थर है, उसके ऊपर अपन ने कुछ एनग्रेविंग्स कर दी। तो इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये हो गया कि भाई आपने किसी भी एक पत्थर या कुछ कोई पैलेस बनवाया, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी आपको, तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखवा दोगे, एनग्रेविंग्स करवा दोगे, लिखवा दोगे, तो उसे अपन कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, और उसकी स्टडी को एपिग्राफी। कॉइन्स से हमें कैसे मालूम चलेगा? कॉइन से हमें ऐसे मालूम चलता था कि ये वो कौन से राजा का है, वो कौन से ईयर में बना है। अगर वो वाला कॉइन गोल्ड का है तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ भाई उस समय गोल्ड की अवेलेबिलिटी थी। अगर किसी राजा ने कॉपर का कॉइन बनाया तो हमें वहाँ से सिर्फ इतना मालूम चलेगा कि वहाँ पे गोल्ड नहीं था, कॉपर की अवेलेबिलिटी थी। तो इस तरीके से हमें
इंफॉर्मेशंस मिला करती थी। एक और पॉइंट आता है इसमें आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, इसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, ARTIFACTS। ये आर्टिफैक्ट ज़रा बड़ा अच्छा सा टर्म है, इसको ज़रा अपन समझते हैं। प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस ज्वेल्स, पीकॉक थ्रोन या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टस्क सच एज एलिफेंट डिपिक्टिंग पोर्ट्रेट्स ऑन आइवरी, इन चीज़ों को अपन कहते हैं, मतलब आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पीकॉक थ्रोन जो कि नादिर शाह ले गया हमारे यहाँ से पीकॉक थ्रोन। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती थी, बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती थी, उन चीज़ों को ये कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस ज्वेल्स जो होते थे, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस ज्वेल्स, इन चीज़ों को हम कह रहे हैं आर्टिफैक्ट्स। यह बहुत सिंपल सी भाषा में हमने आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझा दी। एंड दिस मीन्स कि भाई हमारा लगभग ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप इस वाले चैप्टर को वापस से रिवाइज़ करिए, पढ़िए, और हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया उसमें उसके नोट्स बार बार रिवाइज़ करिए। और आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होता है तो डू लेट अस नो और हमें बताइए। वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, थैंक्स। ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है, हम लोग मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ।